तीन प्रकार के रास्ते सामान्य रूप से मिलते हैं, पाए जाते हैं। एक तो है 45 मीटर से ज़्यादा चौड़े रोड, जो सामान्य रूप से पीडब्ल्यूडी के होते हैं या कहीं कहीं नेशनल हाईवे अगर गुजर रही होती है तो उसके होते हैं। दूसरा जो गलियों वाले रास्ते होते हैं, एकदम पतले वाले रास्ते, 10 मीटर या उससे भी कम के जो रास्ते होते हैं। तीसरी एक कैटेगरी है जो 10 मीटर और 45 मीटर के बीच की होती है, जिनको शहर का एक महत्वपूर्ण रास्ता कहा जाता है। ऐसे रास्तों के मरम्मत के लिए कोई अभी तक कोई बहुत विशेष पुख्ता इंतजाम नहीं था अपने नगरों में, और समय बदल रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, उन पर वजन ज़्यादा पड़ रहा है उन रास्तों पे। साथ ही हमारे नगरों में आधुनिक विकास हो रहा है, मॉडर्न डेवलपमेंट के हिसाब से। हमारी भी मंशा है कि हम अपने रास्तों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का बनावें, साथ ही उन्हें अन्य सुविधाओं से भी हम सुसज्ज करें। जैसे कि रास्ता जो है उसके किनारे यूटिलिटी डक्ट हो, फुटपाथ हो, ग्रीन स्पेस हो, लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, चार्जिंग ईवी चार्जिंग की व्यवस्था हो, इस तरह के पेडेस्ट्रियंस की व्यवस्था हो। इस तरह के सुविधाओं से युक्त रास्ते बनाने के लिए हम लोगों ने बजट में मांग किया था और हमें 500 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई। इस योजना की आज डिटेल गाइडलाइंस, दिशा निर्देश हम लोगों ने बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा था उनकी मंजूरी के लिए, और उसे मंजूरी मिली है। इस योजना का नाम हम लोग मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम हम लोग रख रहे हैं। शार्ट में हम लोग इसे सीएम ग्रिड्स कहने का हमने ये सोचा है। और मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, इन शॉर्ट सीएम ग्रिड्स। इसका जैसा मैंने कहा कि इसके तमाम पासे जो वो जो होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक रोडों के निर्माण की ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ और रखी गई है कि हमारे रोड के विकास के साथ साथ नगर निकायों को हमने उनके राजस्व के संग्रह, रेवेन्यू कलेक्शन से भी इस विषय को जोड़ा है। 15 से 25% तक जो लोग रेवेन्यू में अपने वृद्धि करेंगे उनको जितनी वृद्धि होगी उतना पैसा हम लोग देंगे, और जो लोग 25% से ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ाएंगे उनको उसका डबल, लेकिन 100 करोड़ रुपए की लिमिट तक हम लोग उसका देंगे। 10% इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो नगर निकाय से आना होगा। इस प्रकार के गाइडलाइंस के साथ हम लोग ये योजना ला रहे हैं, और योजना के अमलवारी के लिए व्यवस्था ये की गई है कि नगर निकाय अपने अपने प्रस्ताव बना करके पहले तो पूरे नगर की एक रोड नेटवर्क की उनको स्टडी करनी होगी, और सारे नेटवर्क की स्टडी करने के बाद उसमें से कौन सा नेटवर्क, कौन सी लेंथ, कौन सी रोड को ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, नगर के लिए कितनी महत्वपूर्ण रोड है, उसका वो बताते हुए उन्हें प्रस्ताव करना पड़ेगा। हम लोग एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे, उस पोर्टल में वो प्रस्ताव आएंगे। एक माननीय मुख्य सचिव जी के अध्यक्षता में हम लोग एक कमेटी भी बना रहे हैं, और उसके पहले हम लोग एक अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी भी बनाएंगे, जिसमें सभी इस प्रकार के रोडों के नेटवर्क की पूरी जानकारी होगी, पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी जी रोड के प्रोजेक्ट्स को मंजूर करेंगे, जिलाधिकारी और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के स्तर पे भी उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जा रही है, हमारे स्तर पर भी उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। इस प्रकार ये एक नगरों के लिए वरदान साबित होने वाली और पहली ही इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मंजूर हुई है, जिसकी डिटेल गाइडलाइंस जो है हम लोगों ने आज मंत्रिमंडल में मंजूर कराते हुए अब इस योजना के अमलीकरण की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। एक और विशेष बात मैं ध्यान में लाना चाहूँगा कि जहाँ इन रोड्स को डेवलप करने के लिए जहाँ पर्यावरण की दृष्टि से, ग्रीनिंग की दृष्टि से अच्छा लगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की रोड बने, लुक बने, उसका तो हम ध्यान रखेंगे। साथ में उसके किनारे की जो रोड है, जमीनें हैं, उनकी लैंड पूलिंग की अगर कोई संभावना बनती है तो वो भी हम करेंगे साथ में।
और उसकी रोड बनने से किनारे की ज़मीन की कीमत बढ़ जाती है, तो उसकी जो वैल्यू कैप्चर करनी चाहिए, रोड बनने से जो ज़मीन की वैल्यू बढ़ती है, उसका भी हम लोग प्रावधान करते हुए इस योजना में इन सारे जो बेनिफिट्स हैं उसका भी उपयोग करते हुए अगर नगर निकाय को उस पैसे का उपयोग फर्दर रोड डेवलपमेंट के लिए करना है तो वो भी हम लोग उनको अलाउ करेंगे। दूसरा एक प्रस्ताव हमारा था कि फतेहपुर जो हमारा जिला है और उसका जो हेडक्वार्टर है फतेहपुर, उसमें 293 करोड़ 36 लाख रुपए के खर्च से सीवेज और सीवेज ट्रीटमेंट की योजना माननीय मंत्रिमंडल ने आज मंजूर किया है। इसमें ये निकाय जो फतेहपुर है वो 10 लाख से कम की जनसंख्या वाला निकाय है और भारत सरकार की अमृत 2 में जो गाइडलाइंस हैं, ये योजना अमृत 2 की है, अमृत 2 में जो गाइडलाइंस हैं उसमें 10 लाख से कम के जनसंख्या वाले निकायों में 33% 33.33 मतलब 1/3 केंद्र का अंश होता है, 46.67 जो है वो राज्य का अंश होता है और निकाय का अंश 20% होता है। तो इस प्रकार के कंट्रीब्यूशन से ये योजना हम लोगों ने मंजूर किया है, जिसमें 123 किलोमीटर का सीवर सिस्टम और उससे जो रिलेटेड काम है वो सारे किए जाएंगे। सीवर हाउस कनेक्शन, अप्रोच रोड के जो वाइडनिंग होती है जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी, इस प्रकार की ये एक बहुत ही फतेहपुर के लिए एक बहुत ही अच्छी और वरदान स्वरूप एक योजना आज मंजूर हुई है। एक अन्य योजना आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया और मैं इसके लिए भी विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को कि इस बार के बजट में एक और हमारे विभाग के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक एक योजना मंजूर हुई है, जो सांस्कृतिक, पौराणिक और धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के हमारे जो स्थान होते हैं, जो स्थल होते हैं नगरों में, वो आप जानते हैं कि बहुत सारे उसमें उपेक्षित थे, उनके रखरखाव के लिए पैसे नहीं हो पाते थे, नगर निकायों की वित्तीय संसाधन इतने नहीं थे कि उनका देखरेख कर सके, रखरखाव कर सके। हम लोगों ने बजट में प्रस्ताव किया और माननीय वित्त मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किया। इस समय वर्तमान में 50 करोड़ रुपया इसके लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, माननीय वित्त मंत्री जी ने भी अभी आते आते कहा कि इसके लिए हम प्रावधान बढ़ा करके हम आपको देंगे, तो मैं धन्यवाद भी करता हूँ। इसका नाम हम लोगों ने इस योजना का वंदन रखा है और इसमें धार्मिक स्थान, सांस्कृतिक महत्व के स्थान, पौराणिक महत्व के स्थान और ऐतिहासिक महत्व के स्थान जैसे शहीद स्थल हैं या इस तरह के जो स्थल हैं उन सबको हम लोग ले सकेंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति होगी जो इनका चिन्हांकन करेगी और इसमें विशेष रूप से जो किए जाने वाले कार्य हैं उनमें लिंक रोड है, संपर्क मार्ग जिसको कहते हैं, विश्राम स्थल है, विश्रामालय बनाने का काम किया जा सकता है, पानी की व्यवस्था की जा सकती है, शेड की व्यवस्था की जा सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार बहुत कड़ी धूप में लोगों को एकदम खुले में पैर नीचे पैर जलता है, ऊपर धूप लगती है, ऐसे अनुभव हम सबको होते रहते हैं, तो ऐसे शेड भी लेने की व्यवस्था है। साइनेज और प्रकाश की व्यवस्था भी वहाँ की जा सकती है, लेकिन इसकी हम लोगों ने लिमिट रखी है 10%, कुल पैसे का 10%। बेंच लगाए जा सकते हैं कुल प्रोजेक्ट कास्ट का 2% की मर्यादा में। अगर शहीद स्थल है तो उसके सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा सकता है। परिक्रमा मार्ग है तो उस रोड को बनाने का कार्य किया जा सकता है, या अगर रोड बनी हुई है तो उसके किनारे चौड़ीकरण के लिए इंटरलॉकिंग का काम करना हो तो वो भी किया जा सकता है। कुछ ऐसे धार्मिक पौराणिक स्थल जो है वो घाटों के किनारे, नदियों के किनारे आते हैं, वहाँ के घाटों का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। पर्यटन का सूचना केंद्र वगैरह बनाया जा सकता है। इस प्रकार के कार्य करने की हम लोगों ने इसमें व्यवस्था रखी है और ये जो पैसा है इसके साथ CSR का पैसा भी जोड़ा जा सकता है, मतलब जो कन्वर्जेंस जिसको बोलते हैं वो करने की काफ़ी इसमें गुंजाइश है और हम सबसे निवेदन भी कर रहे हैं कि लोग अपने क्षेत्र में ऐसे कार्यों को बढ़ावा देने के लिए योगदान भी दें। तो इसमें
CSR का पैसा भी लग सकता है, पर्यटन विभाग की भी कुछ योजनाएं होती हैं, उनका भी पैसा लग सकता है, हमारे नगर विकास विभाग की भी योजनाएं होती हैं, उनके साथ भी इसको मर्ज कन्वर्जेंस कर सकते हैं, और विधायक निधि या सांसद निधि से भी इसके साथ भी इस योजना का कन्वर्जेंस किया जा सकता है। इस प्रकार हम लोगों का इरादा और मंशा ये है कि हमारे नगरीय क्षेत्र में आने वाले सभी धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ऐसे जो महत्व के स्थान हैं जो नगरों में, उनकी शोभा में वृद्धि किया जाए। इस हेतु से ये वंदन नाम की योजना हम लोग आज उसके डिटेल गाइडलाइंस बना करके आज हमने मंत्रिमंडल के समक्ष रखी थी, जिसे माननीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। आज मंत्रिपरिषद ने सबसे पहले प्रस्ताव के रूप में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा निर्मित एवं निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ चयनित स्थलों पर औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाने हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था उत्तर प्रदेश यूपीडा को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसके दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा जो है वो निर्मित कराए, और इसके लिए चूंकि उसके पास अपने पास धन नहीं है, इसलिए 3000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण के लिए मंत्रिमंडल ने सहमति दी है। ये इसमें खास तौर से वेयर हाउसिंग उद्योग, लॉजिस्टिक पार्क्स ये डेवलप किए जाएंगे। इससे बहुत बड़े पैमाने पर एक्सप्रेसवेज के किनारे रोजगार सृजित होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा प्रस्ताव खास तौर से जनपद ललितपुर में फार्मा पार्क स्थापित किए जाने हेतु पशुपालन विभाग की स्वामित्व वाली 2000 एकड़ जो भूमि है वहाँ 2000 एकड़ का रकबा है, उसमें से 1472.33 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने सहमति दे दी है। हम जानते हैं कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा फार्मा पार्क नहीं है, उसको डेवलप करने के लिए खासतौर से औषधि का निर्माण एक स्थान पर हो और बड़े पैमाने पर हम औषधि के निर्माण में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बने, इसलिए उद्देश्य से ये किया जा रहा है। और इसके लिए एक बात आपको जानकारी में दे दें कि अभी जो हमारा इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था तो उसमें 104 MOU फार्मा कंपनियों के साथ हुए थे, जिसमें से खाद्य एवं सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न फार्मा कंपनियों के साथ 184 समझौता हुए थे MOU, जो लगभग 1,02,366.55 करोड़ रुपए की, जिसमें निवेश संभावित 1,02,366.55 करोड़, 1 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU इस संबंध में हुए थे। इस संबंध में ये भूमि आज हस्तांतरित की जा रही है। आज मंत्रिमंडल के द्वारा इस पर सहमति दी गई। ये ललितपुर में तहसील मंडावरा एवं महरौनी के विभिन्न गांव में प्रसारित 2000 एकड़ भूमि जो है पशुपालन विभाग की थी, उसमें से 1472.33 एकड़ भूमि दे दी गई। तीसरा विषय, अभी तक जो हमारे चिकित्सकों की आयु के बारे में, चिकित्सकों की कमी को देखते हुए आयु के बारे में तमाम तरीके की बातें होती थी कि इनकी आयु बढ़ा देनी चाहिए। आज मंत्रिपरिषद ने उस संबंध में एक निर्णय किया है
कि प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत कार्यरत लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक के चिकित्सा अधिकारियों की अधिवस्था आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रस्ताव आज मंजूर हुआ। लेकिन प्रशासनिक पदों पर जो लोग बैठे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर महानिदेशक लेवल 7, निदेशक लेवल 6, अपर निदेशक, प्रमुख अधीक्षक, अधीक्षिका, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी लेवल 5 के चिकित्सा अधिकारी 62 वर्ष की आयु में ही अधिवस्था आयु पूर्ण कर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होंगे। इसके अलावा जो प्रशासनिक पदों पर हैं उनके लिए यह सुविधा नहीं है। वैसे जो केवल चिकित्सीय कार्य करें 62 से 65 तक, उनके लिए लागू की। इसीलिए हमने सारे लेवल करके आपको बताया। हाँ जी, जो प्रशासनिक पदों पर नहीं है, जैसे जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी, प्रधानाचार्य ट्रेनिंग सेंटर, बासठ वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत वो प्रशासनिक पदों के सापेक्ष कार्य नहीं करेंगे, अपितु चिकित्सालयों में चिकित्सक के पद के सापेक्ष 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकेंगे। यानी कि जो लोग किसी न किसी रूप में प्रशासनिक पद पर हैं, उनको वो पद छोड़ना पड़ेगा। इसके साथ ही जो लोग अगर नहीं चाहते हैं 62 वर्ष के बाद, तो वो भी सेवानिवृत्त ले सकते हैं। 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक का कोई भी चिकित्सक यदि अग्रेतर 65 वर्ष की आयु तक चिकित्सीय पद के सापेक्ष कार्य करने का इच्छुक नहीं है, तो वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा ICDS 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को ICDS के अंतर्गत अब खूब मिलेगा। अभी तक जो आंगनबाड़ी केंद्र है हमारे, उस पर लगभग जो हमारे बच्चों की संख्या 1,82,014 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जिसमें ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रांगण में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को गर्म पका भोजन दिया जाना है। योजना का मेनू PM पोषण MDM योजना की भांति रहेगा। इसमें 50-50% का शेयर है, 50% राज्य सरकार का, 50% केंद्र सरकार का। उक्त योजना का अनुश्रवण राज्यवार जनपद स्तरीय टास्क फोर्स गठित कर किया जाएगा। उक्त योजना से प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को पोषण स्तर में सुधार होगा। एक हमारा और है, बाकी 2 हमसे दयाशंकर जी से अनुरोध करेंगे, 2 दयाशंकर जी को करें। सांस्कृतिक पौनिक हो गया। हाँ, एक उत्तर प्रदेश में एक निजी विश्वविद्यालय को भी आज अनुमति दी गई है, बड़ो अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहानपुर। इसको भी आज मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश निजी क्षेत्र के अंतर्गत बड़ो अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। इसको भी आज मंत्रिमंडल ने, पहले से ही मेडिकल कॉलेज चलाते हैं ये शाहजहानपुर बरेली रोड पर। वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय जी, वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहानपुर निजी विश्वविद्यालय के रूप में इसकी मान्यता दी गई। माननीय दयाशंकर जी से हम अनुरोध करेंगे
कि आज जो उनके प्रस्ताव थे, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के 23 बसों स्टेशन वाला और एक है रोड सेफ्टी वाला। आज दो परिवहन विभाग से संबंधित मंदिर परिषद ने स्वीकृति दिया है। एक पहला था रोड सेफ्टी में, अभी जब भी एक्सीडेंट होता था तो केवल एक जो उस समय तत्कालिक हाई स्पीड या ड्राइवर की गलती और इस तरह की मान करके उसकी जांचें होती थी। लेकिन अब उच्चतम न्यायालय ने भी और सरकार ने निर्णय लिया है कि अब कोई भी रोड एक्सीडेंट होगा, विशेष करके जो बड़े एक्सीडेंट होंगे, तीन लोगों से ज़्यादा जिसमें कैजुअलिटी होगी, उसकी जांच की एक कमेटी होगी। उस कमेटी में परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग और पेरोडी विभाग के लोग भी रहेंगे और समाज सेवी भी जो रोड सेफ्टी से संबंधित होंगे उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा और इसके एक विशेषज्ञ भी रहेंगे। तो जो एक्सीडेंट को कारणों को सही ढंग से जो है उसका परीक्षण होगा और उस पर तुरंत कार्रवाई आगे के लिए की जाएगी। और उनको क्लेम मिलने में भी दिक्कत होती थी। कई प्रकार के जो हमारे MSTC कोड बने हुए हैं, तो सही ढंग से प्रस्तुतिकरण न होने से जो हमारे दुर्घटनाग्रस्त लोग होते थे उनको समय पर उनको पैसा वो नहीं मिल पाता था, जो दुर्घटना बीमा का पैसा मिलता था। तो ये कमेटी पूरे उसको भी ध्यान में रखते हुए परीक्षण करेगी और जिले स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी रहेगी। उसमें भी इस तरह के लोग जो लोकल लेवल पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, CMO या उनका कोई नामनी डॉक्टर, समाज के कोई जो इस तरह से रोड सेफ्टी में जो जानकार होंगे, ऐसे लोगों को कमेटी बनेगी। फिर मंडल स्तर पर भी एक कमेटी बनेगी और हमारे परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में भी एक स्टेट लेवल की कमेटी बनेगी। तो उसी स्तर के लोग जो स्टेट के स्तर के लोग होंगे वो परिवहन आयुक्त के साथ रहेंगे, जो मंडल स्तर के लोग होंगे वो कमिश्नरेट लेवल पर रहेंगे और जो हमारे जिले स्तर पर जिलाधिकारी के अध्यक्षता में होंगे। तो ये एक अपने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और दुर्घटना के बाद जो हमारे जो दुर्घटनाग्रस्त लोग होते हैं उनको सही उनको इलाज हो और सही उनके मुआवजे मिले, इसके लिए ये कमेटी वो करेगी। तो इसका आज मंत्रिमंडल से एक स्वीकृति प्राप्त हुई है। दूसरा हमारा एक विषय था, हमारे जो बस अड्डे हैं उसको हम लोग आधुनिक हवाई अड्डा की तरफ बनाने जा रहे हैं, जिसमें 5 बस अड्डे हमारे तो चिन्हित हो चुके हैं। इसी नवरात्र में माननीय मुख्यमंत्री जी जो समय देंगे तो उसका शिलान्यास कराना है। उसमें लखनऊ का भी एक अपना बस अड्डा है और अभी 18 बस अड्डों को एक लखनऊ का है, एक आगरा का है, एक गाजियाबाद का है, जो अभी हमारे 5 स्वीकृत हो चुके हैं और 18 के लिए आज टेंडर के लिए भी आज हम लोगों ने स्वीकृति लिया है कैबिनेट से, उनको भी हवाई अड्डा की तरफ बनाने जा रहे हैं हम लोग। उसमें अभी जो बहुत सारे पिछला में कुछ बहुत सारे कमियां थी, उसमें संशोधन भी हम लोगों ने किया है जिसमें और सहूलियत हो जाए लोगों को मैंने जोड़ने के लिए, क्योंकि PPP मॉडल पर है तो और भी लोग इससे ज़्यादा आकर्षित होकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। तो ये 18 हमने जो 5 फाइनल हुआ वो है सिविल लाइन्स प्रयागराज, विभूतिखंड गोमती नगर, गाजियाबाद ओल्ड, कौशाम्बी गाजियाबाद और आगरा फोर्ट। ये इसका सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है, अभी शिलान्यास के लिए जा रहा है। और 18 और जो है जो बनाने जा रहे हैं, इस बात में और भी बहुत सरलीकरण कर दिया गया है। बहुत सारे जो इसमें कॉम्प्लिकेशंस थे उसको हम लोगों ने बहुत उसको खत्म कर दिया है। और अब हम आगे करने जा रहे हैं, उसमें साहिबाबाद बस स्टेशन डिपो कार्यशाला है, बुलंदशहर के है, फिर ट्रांसपोर्ट नगर आगरा का है, ईदगाह आगरा है, मथुरा के जो पुराना हमारा बस अड्डा है वो है, कानपुर सेंट्रल जकरकट्टी है, उसके बाद वाराणसी कैंट स्टेशन है जो रेलवे स्टेशन के सामने है, फिर जीरो रोड है अपने प्रयागराज में, मिर्जापुर बस स्टेशन है जो मिर्जापुर माँ विंध्यवासिनी के पास में है, अमोसी बस स्टेशन है हमारे एक एयरपोर्ट के पास हमारा वर्कशॉप है डिपो, उसमें
एक चारबाग में रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने जो पुराना वाला है वो भी है, और रायबरेली का भी हमारे डिपो है, डिपो कार्यशाला दोनों। बरेली के सैटेलाइट बस अड्डा है, सोहरा गेट है बस स्टेशन मेरठ में, वो है गढ़मुक्तेश्वर में है। ये हमारी एक नई भूमि वहाँ पर पहले से थी, हमारे गंगा जी के पार करते ही राइट हैंड पे हमारे पास 15 एकड़ जमीन थी, उसको कर रहे हैं। रसूलाबाद में अलीगढ़, रसूलाबाद अलीगढ़ में एक है हमारा, और अयोध्या एक बहुत बड़ा है, अयोध्या के अंदर मैंने तो मेन हाईवे पर है, उसको भी हम करने जा रहे हैं। और गोरखपुर रेलवे स्टेशन के सामने ये 18 बस अड्डों को ये टेंडर में आवाज के बाद ये टेंडर इसका लग जाएगा, और बहुत जल्द इसको जो है हम लोग हवाई अड्डा की तरफ बनाएंगे, जिसमें सभी सुविधा रहेगी। वहाँ पर अच्छे लाउंज होगा, महिलाओं को बैठने के लिए व्यवस्था रहेगी, उसमें मार्केटिंग के लिए मॉल होगा, होटल्स होंगे, और भी बहुत जो आधुनिक चीजें, इसमें कुछ बहुत सारी चीजें जो भी सुझाव मिले हैं उसको सब इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसको एक बेहतर बस अड्डा बनाने का एक है, उसकी भी स्वीकृति आज प्राप्त होगी। लखनऊ एक स्वीकृत हो चुका है, जो अभी शिलान्यास के उसमें है, जो अपने विभूति खंड वाला जो है होटल के बगल में रेलवे स्टेशन जो बन रहा है, एक अमोसी और चारबाग का इसमें, इसको टेंडर करने जा रहे हैं।